हेलो दोस्तों, आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भारत के सामान्य जानकारी के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में ये भारत के भूगोल के दौरान किस किस टॉपिक को पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पिछले वाले लेक्चर में शुरुआत किए थे। तो आज का जो मुख्य लेक्चर होगा दोस्तों, आज से ये फर्स्ट लेक्चर के रूप में ये काउंटिंग आप करेंगे और आज हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। भारत से विभिन्न विभिन्न महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले भी लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बताया गया है दोस्तों, वहाँ पर भी आप जाकर उस कॉन्सेप्ट को जरूर देखेंगे। उसमें ये बताया गया था दोस्तों कि भारत में जो 28 राज्य है उन 28 राज्यों का लोकेशन कहाँ कहाँ है। आप जब भी पढ़ेंगे दोस्तों भारत का भूगोल, तो आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं वहाँ पर भारत का भूगोल रहना अति आवश्यक है, ताकि आप सभी राज्यों का लोकेशन अच्छी तरह से जान सकें कि बिहार के दक्षिण में झारखंड है, फिर देखेंगे बिहार के आपका उत्तर पश्चिम की ओर चलेंगे तो आपका यूपी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सारे राज्यों का लोकेशन अगर आप ध्यान रखेंगे तो भारत के भूगोल पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। और आइए आज के जो लेक्चर है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने पीडीएफ को ये तैयार किया है। तो अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से जीके है बाय रामविलास के नाम से, तो आप वहाँ पर सर्च करके आएंगे और वहाँ पर सारा वीडियो अवेलेबल और पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आइए बिना देर किए हुए आज के भारत के भूगोल के लेक्चर को आगाज करते हैं और मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से जो आपका पीडीएफ है अच्छी तरह से दिख सके और मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, आइए बने रहेंगे आप लोग लास्ट तक, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। पीडीएफ देखकर आपका दिल खुश हो जाएगी और कमेंट में जरूर आप कुछ ना कुछ लिखेंगे इस लेक्चर के बारे में। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। भौगोलिक स्थिति करने का मतलब हुआ कि ये भारत जो है पूरे विश्व के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो भारत जो है दोस्तों हमारा उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है और दिशा के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पिछले वाले लेक्चर में अध्ययन कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जब भी उत्तर ऊपर की ओर दर्शाया जाएगा तो नॉर्थ को दर्शाया जाएगा और नीचे में साउथ को दर्शाया जाएगा और दाईं ओर ईस्ट और बाईं ओर वेस्ट को दर्शाया जाता है। यानी कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ये आपको जब तक आप भूगोल पढ़ते रहेंगे तब तक ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मैप में दर्शाने के लिए ये समझ में आना चाहिए, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा ये भारत के भूगोल को समझने के लिए। ठीक है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर आप मारेंगे उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। अब आप कहेंगे सर क्यों हम मार दें, आइए आज हम लोग इस मैप में दिया गया है दोस्तों कुछ चित्र, उस चित्र को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये जो दोस्तों दिया गया है ये ग्लोब है। ये क्या है दोस्तों? ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब किसको कहते हैं इसके बारे में भी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। पृथ्वी के संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लोब। इस ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। ये जो दिख रहा है दोस्तों भूमध्य रेखा, एक मिनट स्थिर हो जा, तो ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है ये कर्क रेखा है, फिर यहाँ पर 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो ये आपका मकर रेखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दिखाया जा रहा है दोस्तों कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा है ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये सब जब जो भी दिखाया गया है ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। ये कैसी रेखाएं दोस्तों? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इसको हम लोग कैसे समझेंगे तो ध्यान देंगे कि ये मैप पर बनाया गया है, यानी मानचित्र पर खींची गई ये सब रेखाएं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है। इसके बारे में डिटेल कब पढ़ेंगे? जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब वहां पर काल्पनिक रेखाएं के बारे में चर्चा करेंगे। इतना ध्यान दीजिए कि ग्लोब पर एक बीचों बीच काल्पनिक रेखाएं खींची गई जिससे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या फिर 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। यहाँ पर अक्षांश का भी परिभाषाएं लिखी गई है। ठीक है, कहता है ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे काल्पनिक का मतलब ये वास्तविक नहीं है कि दोनों की खींचने के लिए गया है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं सब क्या है दोस्तों? ये अक्षांश कहलाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची रहेगी उसे देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत हमारा देखिए यहाँ पर है। अगर हम ये ग्लोब है तो ग्लोब के बीचों बीच एक जो भूमध्य रेखा है इसे खींचते हैं तो ये ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखाएं को अगर खींच देते हैं तो इधर ये पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, इधर एक पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। अगर हम देखना चाहें तो भूमध्य रेखा के अनुसार भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन ये 0 डिग्री देशांतर के अनुसार भारत किस गोलार्ध में है? तो पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि भारत दोनों में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्वेश्चन पूछेगा भारत किस गोलार्ध में दोस्तों? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये दक्षिणी भाग में नहीं आता है, ना ही पश्चिमी में,
ये उत्तर में है और पूर्व में है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया है दोस्तों, ये जो फैक्ट है तथा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम लोग इसका अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। अक्षांशीय विस्तार आपको बता दिए कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई उसे हम लोग अक्षांशीय विस्तार करते हैं, और उत्तर से दक्षिण जो खींचा गया उसे हम लोग देशांतरीय विस्तार करते हैं। ये सब काल्पनिक रेखा है। अक्षांशीय विस्तार भारत का है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री ये 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको याद नहीं हुआ होगा, ना ही समझ में आया गया। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आएगा इस मैप से। ठीक है, वहां भी आपको ले चलेंगे, पहले इसको देखने का प्रयास करते हैं। आइए थोड़ा सा इसे जूम आउट में करता हूँ। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार की बात किया है दोस्तों। अभी आपने ग्लोब को देखा था कि पृथ्वी के संक्षिप्त ग्लोब कहते हैं, और यहाँ पर ये बीचों बीच जो रेखा खींचा जाता है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, इसे अक्षांश कहते हैं। तो आपने देखा था कि भारत यहाँ पर स्थित उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अगर आप देखने का प्रयास करें पूरे विश्व के मानचित्र में, तो आप यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारा इंडिया है। ये जो दिख रहा है क्या है दोस्तों, इंडिया है। ठीक है, तो ये देखिए बीचों बीच ये रेखा है भूमध्य रेखा, फिर यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री आएगा। तो भारत का जो शुरुआत होती है दोस्तों, ये 8 डिग्री 4 मिनट से होती है। एक रहेगा तो मिनट और 2 को इस तरह से रहेगा, इस तरह से तब हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से नॉर्थ ही है ना जी, यहाँ भारत जब भी है तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का विस्तार है अक्षांशीय विस्तार। वही यहाँ पर लिखा गया होगा, वही यहाँ पर लिखा गया है कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर है। अब देशांतर की बात करें तो देशांतर में 0 डिग्री देशांतर यहाँ पर है, तो इससे इधर चलेगा तो ये पूर्व होगा। अब भारत जब भी है तो पूर्वी गोलार्ध में ही है। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, आइए हम लोग इस मैप से ज्यादा समझ में आएगा, वहां से भी आपको कुछ समझ में आया होगा, और जो बचा है उसको यहाँ समझ लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में। ये कैसा विस्तार है दोस्तों, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। कैसा विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये मिल जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इसका मतलब पूर्व, दोनों पूर्व है। ठीक है, यहाँ भी पूर्व होगा, यहाँ पर ये क्यों भाग गया है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर यहाँ पर अगर देखने का प्रयास करेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर है। ये कैसा विस्तार है दोस्तों, ये आपका देशांतरीय विस्तार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ आपको फंसाने का प्रयास वहां पर करेगा, पूर्व और पश्चिम में देकर क्वेश्चन दे देगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। एक जगह पूर्व दे देगा तो एक जगह पश्चिम दे देगा, आप उसमें नहीं फंसेंगे, दोनों जगह आपको पूर्व ही ध्यान रखने है। ठीक है, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर ही है। ठीक है, यहाँ पर आप ये उत्तर और दक्षिण में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में ही है। तो अगर कहीं पश्चिम दिख जाए और कहीं पर अगर आपको दक्षिण दिख जाए तो वो आंसर तो कदापि नहीं हो सकता है, चाहे वो अक्षांशीय विस्तार हो चाहे देशांतरीय विस्तार हो। ये जो दोस्तों अभी आपने देखा 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपका भारत की मुख्य भूमि से है। लेकिन भारत का विस्तार आपको पता होगा कि भारत का एक आइलैंड यानी एक आपका द्वीप है, अर्थात यहाँ पर एक आपका यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणतम बिंदु है उस वहां पर उस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। उस बिंदु का नाम क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर जो अक्षांशीय विस्तार है उसका वो है 6 डिग्री 4 मिनट। तो अगर क्वेश्चन पूछ देगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तब आपको लेना है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तब आप 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सहजता दे कि संपूर्ण भारत का, तब 6 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते दोस्तों यहाँ तक का जो फैक्ट बनेगा वो आपका सही हो जाएगा और आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम भारत की क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एकदम एक एक डिजिट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां स्थान रखता है ना, 7वां सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इससे पहले कौन कौन है दोस्तों, सबसे बड़ा आपका क्षेत्रफल के अनुसार देश है रूस, और रूस के बाद आपका कनाडा है,
फिर चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और 8वां रैंक पर आपका क्या होगा दोस्तों, अर्जेंटीना, और 7वां पर अपना भारत है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर आप थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि अभी तक दोस्तों 2011 का जनगणना का ही डाटा चल रहा है। 2011 के अनुसार सबसे बड़ा देश, ये दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार कौन सा देश है, अपना भारत है। और सबसे बड़ा की बात करें तो वो है चीन। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों, चीन है। लेकिन एक यूएन रिपोर्ट आई थी, ये कुछ एक दो वर्ष पहले, यूएन रिपोर्ट में ये बताया गया था कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो इंडिया हो गया है। क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही के यूएन रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है, इंडिया। लेकिन सामान्य रूप से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या में सबसे अधिक आबादी रखने वाला देश कौन है, तो चीन हो जाएगा, दूसरा बड़ा में भारत हो जाएगा, क्योंकि ये 2011 की जनगणना को लेकर चल रहा है। और क्षेत्रफल जो था दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वो जो है पूरे विश्व का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42 स्थान लेता है। ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनसंख्या जो आपने देखा कि दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या है, ये कुल विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% आपका इंडियन है। ये भी आप ध्यान रखिए। जनसंख्या 17.5 और क्षेत्रफल हो जाएगा कुल विश्व का 2.42। ये जितनी भी बातें की गई है जनगणना 2011 के अनुसार की गई थी। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन कौन है दोस्तों, तो आपको चीन आपको बताए थे अभी कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, ये चीन है। फिर अपना भारत है, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान 5वें स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है, 5वां में आपका ब्राजील है, फिर बांग्लादेश, फिर रूस है। अब भारत की विस्तार की बात करें दोस्तों, ये जो भारत आपको दिख रहा था, भारत आजा कहाँ है, तो चलो ये ही देख लेते हैं। भारत की अगर विस्तार की बात करें दोस्तों, तो भारत की विस्तार आपका ये पूर्व से पश्चिम की ओर, फिर उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर, इसका विस्तार कितना है, तो ये जो पूर्व उत्तर से दक्षिण की विस्तार है दोस्तों, ये 3214 किलोमीटर है ना। उत्तर से दक्षिण की विस्तार कितना है दोस्तों, 3214 किलोमीटर। जबकि पूर्व से लेकर के पश्चिम की बात करें दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की विस्तार है, ये टोटल आपका 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। वही यहाँ पर फैक्ट लिखा गया है कि भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, यानी ज्यादा है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। सीमाएं की अगर बात करें दोस्तों, तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। सामुद्रिक प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील है। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थलीय सीमा भारत का कितने किलोमीटर लगता है, 15,200 किलोमीटर, लेकिन कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर, लेकिन मुख्य भूमि तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, यानी कि मेन भूमि से जो सटा हुआ है। मेन भूमि का आने का मतलब हुआ दोस्तों, ये जो आप भारत का मानचित्र देख रहे हैं, यहाँ से समझिएगा, यहाँ पर तटीय राज्य की जो बात किया गया है दोस्तों, यहाँ पर ये 9 गो तटीय राज्य है दोस्तों। ये जो मुख्य भूमि से तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये सबको लेते हुए अगर चलेंगे तब हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर हो गया। निश्चित कहेगा तटीय भूमि तो 7,516 किलोमीटर, लेकिन कहेगा मुख्य तटीय भूमि तो 6100 किलोमीटर। ये जो स्थलीय वाला पार्ट दिखा है दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान देंगे, पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है, अफगानिस्तान से, चीन से, नेपाल से, आपका ये भूटान से, फिर यहाँ पर म्यांमार से, बांग्लादेश से, ये जो सीमा साझा करता है, इसकी जो कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, मुख्य भूमि का तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, सिर्फ तटीय सीमा 7516 किलोमीटर। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। समुद्री प्रादेशिक सीमा कितना है, 12 नॉटिकल माइल है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई कितनी है। सबसे ज्यादा लंबाई आपका पड़ोसी देश से सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, अभी मैप के द्वारा मैं फिर से पढ़ूंगा, अभी एक बार मैं रीडिंग देता हूँ। पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है और असम है, इसे आपका बांग्लादेश का सीमा साझा करता है। दूसरा जो है 3488 किलोमीटर है, जो भारत के पड़ोसी राज्य से सीमा साझा करता है। ये सब हम मानचित्र के माध्यम से राज्यों को एक बार देखने का प्रयास करेंगे। इसे आप अगर रखेंगे तो दोस्तों कभी आपको याद नहीं होगा, जितना ज्यादा आप मानचित्र को देखेंगे उतना आपको फायदेमंद होगा।
ये रट सकते हैं कि कितना किलोमीटर है। तो पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर है, नेपाल से 1751 है, म्यांमार से 1643 है, भूटान से 609 और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। सबसे कम अफगानिस्तान से है। कुल सीमा 15,106 किलोमीटर। भारत के 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कहता है भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित 7 देशों कौन कौन है दोस्तों, जो जलीय सीमा से साझा करता है? पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। म्यांमार के अलावा थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। ये भारत के पड़ोसी देश है। कौन कौन है दोस्तों? ये आपका पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये चीन है, ये आपका नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है, श्रीलंका है। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय सीमा से साझा सीमा भारत के पड़ोसी देश हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। कुछ कुछ स्थलीय भी है, कुछ जलीय है, कुछ दोनों के साथ सीमा साझा करता है। कहता है पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंधित राज्य कौन सा है? तो आपका बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, जो 2216 किलोमीटर है। और आप जानते हैं बांग्लादेश का ही सीमा साझा हो जाता है 4096 किलोमीटर का। नेपाल से सीमा साझा करने वाला सबसे अधिक राज्य है उत्तर प्रदेश, जो 651 किलोमीटर। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, भूटान से असम और पाकिस्तान से राजस्थान और चीन से अरुणाचल प्रदेश। भारत की जल एवं असल सीमा से लगने वाला देश कौन कौन सा है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, जिससे की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों से सीमा साझा करता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख अंतिम बिंदु से। ठीक है, इसको भी हम लोग मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि पहले मानचित्र ही आपको दिखा दिया जाए। ठीक है, ये मानचित्र है दोस्तों। आपको बार बार बताया जा रहा है दोस्तों कि भारत के जब भी हम लोग भूगोल के अधीन मानचित्र पढ़ेंगे तो ऊपर में क्या होगा दोस्तों? उत्तर, नीचे में क्या होगा? दक्षिण, दाईं ओर क्या होगा? पूर्व, बाईं ओर क्या होगा? पश्चिम, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो सबसे भारत है, ये हमारा ये प्यारा भारत है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर दर्शाया गया है। उत्तरी बिंदु का नाम क्या है दोस्तों? इंदिरा कौल है ना, वही यहाँ पर लिखा है कि नॉर्दर्न पॉइंट कौन है? इंदिरा कौल, जो सियाचिन लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है दोस्तों? इंदिरा कौल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। और जबकि भारत की दक्षिणी बिंदु की बात करें दोस्तों, भारत के साउदर्न मोस्ट की बिंदु बात करें दोस्तों, यह है कन्याकुमारी। कौन है दोस्तों? कन्याकुमारी। तो कैसे ध्यान रखेंगे कि सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, सबसे उत्तरी इंदिरा कौल और दक्षिणी कन्याकुमारी। आप इस ढंग से याद सकते हैं, इंदिरा एक कन्या है, लेकिन इतना ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य रूप से भी याद हो जाएगा दोस्तों कि सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु सिर्फ कहेगा तो कन्याकुमारी। अब यहाँ पर पूर्व की बात करें तो पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा? किबिथु। पूर्वी बिंदु क्या होगा दोस्तों? किबिथु, जो कहा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु का नाम है दोस्तों गुहार मोती, या इसी को गोहर माता के नाम से भी जानते हैं। और ये कहा दोस्तों? गुजरात में है। तो आप अभी ने देखा कितने अंतिम बिंदु? 4 देखा। कौन कौन? एक था दोस्तों उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु किबिथु और पश्चिमी बिंदु आपका गौर माता। इसे मैं एक बार हटा देता हूँ, उसके बाद में आप ये बताइएगा कि कौन कौन सा पॉइंट किधर है। आप देखिए, ये मैं पहले दिशा खींच देता हूँ। 1 मिनट, ये दिशा खींच जाओ। हाँ, आप बताइए सबसे उत्तरी बिंदु? जी बिल्कुल, इंदिरा कौल। दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु किबिथु, पश्चिमी बिंदु गौहर माता या गुहार मोती। ठीक है, ये 4 हो गया। अब एक 5वां भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था अच्छा से विस्तार में कि यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट था, और ये दक्षिणी बिंदु सबसे कहेगा तब 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत की सुदूर दक्षिणतम बिंदु, तब यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते थे। तो ये इंदिरा पॉइंट हो गया और ये इंदिरा कौल हो गया। उत्तर में इंदिरा कौल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए आपको मानचित्र में हम दिखाते हैं। ये आपका देखिए साउदर्न पॉइंट कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, वही यहाँ पर फैक्ट लिखा गया दोस्तों। ये देखिए भारत सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम क्या था? तो पिग्मिलियन पॉइंट, जो सबसे पहले अभी दिखाए थे। ठीक है, लेकिन इसकी जो लंबाई भूमध्य रेखा से दूरी है दोस्तों 876 किलोमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा आपको बताए थे कि भारत की ग्लोब के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये भूमध्य रेखा कहते हैं। अब भूमध्य रेखा से जो आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है वो 876 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार या इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जो कि कहा है दोस्तों लद्दाख में है। उत्तरी में कहेगा तो इंदिरा कौल, और सबसे दक्षिणी कहेगा तो इंदिरा पॉइंट। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक। अब आप कहेंगे सर गुहार माता लिखा हुआ था,
जी उसी का नाम है, वहीं पर है। गुहार माता भी कहते हैं, सरखरी की भी कहते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। आइए मैप के माध्यम से भी आपने पढ़ लिया। कोलाबा पॉइंट ये मुंबई में है, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में, पॉइंट पेड्रो श्रीलंका। इसे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कौन सा बिंदु कहाँ है। अब कुछ रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत और चीन की सीमा पर कौन सी रेखा है दोस्तों, तो मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन की सीमा पर कौन सी रेखा दोस्तों, मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था शिमला समझौता के तहत। इस सीमा को 3 सेक्टर में बांटा गया है। ठीक है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा दोस्तों, मैकमोहन रेखा है। डुरंड रेखा की बात करें दोस्तों, तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। जो पहले था भारत और अफगानिस्तान के बीच, क्योंकि इसका निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ। आज जब 1896 में इसमें हुआ तो उस समय पाकिस्तान नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, ये तो 1947 में भारत से अलग हो गया था पाकिस्तान। ठीक है, तो इसलिए कहेगा पुराने जमाने में ये जो डुरंड रेखा खींचा गया था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन वर्तमान में अब ये रेखा हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। 1896 में खींचा गया था, किसके द्वारा, सर डुरंड के द्वारा। रेड क्लिफ रेखा की बात करें दोस्तों, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की रेखा का नाम क्या है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा। ध्यान रहे कि जितनी भी रेखाएं की बात की गई सब एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और ये इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा। वही हम बात करें अगर भारत और नेपाल के बीच में सीमा रेखा, तो वह काली नदी। भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा रेखा दोस्तों, उसका नाम क्या है दोस्तों, काली नदी है। पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। पाक जल संधि में राम सेतु स्थित है। सभी को मैं अभी मैप में दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कुछ फैक्ट है उसे मैं एक बार रीडिंग देता हूँ। कहता है काराकोरम रेंज भारत चीन के बीच जल विभाजक का काम करती है। 70 किलोमीटर लंबा काराकोरम ग्लेशियर है, जो ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। आज हमें अच्छा पड़ोसी राज्य वाला ही दिखा देते हैं एक बार सीमा के बारे में। ठीक है, हाँ क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा, तो मैकमोहन रेखा है। इसे कितने सेक्टर में बांटा गया, 3 सेक्टर में। ठीक है, वही बात करेगा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा, लेकिन ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा, लेकिन अब जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा 1896 में निर्धारित की गई थी। ये 2 फैक्ट हो गया। तीसरा कहता है कि भारत और म्यांमार के बीच में एक रेखा जिसका नाम है पटकाई पहाड़ी। क्या नाम है दोस्तों, पटकाई पहाड़ी। वहीं नेपाल, यहाँ पर यह है नेपाल। नेपाल और इंडिया के बीच में एक नदी है दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्तों, काली नदी। कौन नदी है दोस्तों, काली नदी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है पाक की जल संधि या मन्नार की खाड़ी अलग करती है। आपने अभी देखा किसको किसको कौन अलग करता है। क्वेश्चन पूछेगा भारत पाकिस्तान के बीच में कौन रेखा, रेड क्लिफ। देखो ये भूल गए थे, लेकिन क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तब हो जाएगा डुरंड। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन। म्यांमार और इंडिया के बीच में कौन पहाड़ी है, पटकाई पहाड़ी है। नेपाल और भारत के बीच में कौन नदी है, तो काली नदी विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, यही इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि, जिसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हमने अभी देख ही लिया, अब आगे पढ़ते हैं। यह भी पढ़ ली है, ये भी पढ़ ली है। अच्छा, पाक जल संधि में ही राम सेतु स्थित है। आगे राम सेतु के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ये भी पढ़ लिए थे। तीसरा ध्रुव काराकोरम ग्लेशियर को कहा जाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का है दोस्तों, ये मानचित्र कहाँ गया जी। अच्छा आगे आएगा तो मैं बताऊंगा इंडोनेशिया के बारे में। कहता है यह निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। कौन, इंडोनेशिया। आपको बताया थे कि अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार है, यहीं पर आपका इंदिरा पॉइंट था। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट के दक्षिण में स्थित है। कौन, इंडोनेशिया। अब हम लोग भारत का समय मानक समय रेखा के बारे में चर्चा करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। तथा भारत का मानक समय इलाहाबाद के या प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर आधारित है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, यूपी, एमपी, छत्तीस, उड़ीसा और आंध्रा। अब आप कहेंगे सर कुछ ने बुझाया, बुझाएगा नहीं। यहाँ देखिए आपको बताया कि दोस्तों ग्लोब है। क्या है ये, ग्लोब है। ये ग्लोब, ये ग्लोब है। ग्लोब पर आपको बताए थे कि एक 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है ना। ये समय का निर्धारण करता है। देशांतर रेखा समय का निर्धारण करता है दोस्तों, और अक्षांशीय रेखा स्थिति का निर्धारण करता है। तो 0 डिग्री से जितना पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो समय बढ़ते जाएगा। और आपको पता होगा कि इंडिया यहाँ पर है, तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसे हम लोग कहते हैं ये ग्रीनविच रेखा।
ठीक है। पूरे विश्व की जो समय रेखा चलता है वो ग्रीनविच रेखा के अनुसार चलता है, और ग्रीनविच रेखा से आगे है हमारा इंडिया 5.5 घंटा का। कितने घंटा का आगे है? 5.5 घंटा। अब कैसे आगे, इसकी डिटेल चर्चा हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है ग्रीनविच रेखा से इंडिया का जो समय रेखा है वो कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करता है, यानी भारतीय मानक समय रेखा है, ये कहाँ गुजरा गया है? ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा करते करते भारत से गुजारा गया है 82.5 डिग्री। कौन डिग्री दोस्तों? 82.5 डिग्री। और ये पूर्व होगा कि पश्चिम? अरे बाबू, आपको पता है कि भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, तो ये पूर्व में होगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। अब ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये देख लीजिए। भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये जूम हो जाओ। हाँ, ये भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 5। कैसे याद रखेंगे? यूपी, एमपी, छत्तीस, उड़ीसा, आंध्रा। आपको बताए थे लोकेशन आपको याद रखने के लिए, राज्य कहाँ कहाँ कौन सा है, कहीं लिखा हुआ नहीं, बस आपको ध्यान रखना है। यह यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और कौन है दोस्तों? ये थोड़ा सा उड़ीसा, फिर आंध्रा। तो कौन कौन है वो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यूपी, एमपी, छत्तीस, उड़ीसा, काटा और बेचारा क्या हो गया? आंध्र हो गया। ठीक है, तो कितने राज्य से मानक समय रेखा गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन? यूपी, एमपी, छत्तीस, उड़ीसा और आंध्रा। कर्क रेखा, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ट्रिक याद रखता है एक लोग, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। लेकिन ये गमछा झारने के चक्कर में आप कभी फंस सकते हैं। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए इसको मैप के माध्यम से याद रखते हैं। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन समय दोस्तों? ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कर्क रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा किसे कहते हैं? तो डिटेल चर्चा हम लोग विश्व भूगोल के दौरान करेंगे। जब हम लोग कौन कौन राज्य दोस्तों? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 8। तो ये सीरीज से याद रखेंगे। ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरात, राजस्थान, सबसे कम राजस्थान से गुजरता है, सबसे ज्यादा कहाँ से गुजरता है? तो मध्य प्रदेश से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कितने राज्य से गुजरती है दोस्तों? 8 राज्य से गुजरती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। वही हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की चुंबकीय विषुवतीय रेखा, ये कहाँ से गुजरती है? तो दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है, जो तिरुवनंतपुरम के पास से है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। भारतीय कॉन्टिनेंटल के अधीन कौन कौन सा आपका देश है दोस्तों? आइए हम लोग इसको मैप के माध्यम से देखते हैं क्या कहता है। आजा मैप जल्दी से दोस्त, ये देखिए कौन कौन है? पाकिस्तान, नेपाल, ये भूटान और बांग्लादेश, ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप में है। कौन कौन है दोस्तों? भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश भारत, पाकिस्तान, भारत तो ये है अपना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। म्यांमार इसमें शामिल नहीं है भारतीय उपमहाद्वीप में, इसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से लगे राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है दोस्तों जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन? उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगता है, राजस्थान से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और अपना बिहार से भी लगता है। तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। इसके साथ ही एक यूनियन टेरिटरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है, जिसको एनसीआर कहते हैं। भारत की तटरेखा से जुड़े कुछ फैक्ट दोस्तों कहता है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, जो 1663 किलोमीटर है। इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा तटीय रेखा है, जो आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन है दोस्तों? इसे भी मैप के माध्यम से हम अभी देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये जो कलरफुल किया गया है दोस्तों, सब आपका तटीय रेखा से सटे हुए राज्य है। दोस्तों जब तक आप भारत के मानचित्र को अपने घर में नहीं लगाएंगे, तब तक भारत के भूगोल को अच्छी तरह से आप नहीं समझ सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कौन कौन हो गया दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर कितने हो गए? 3 2 5 हो गए। इधर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, तो कितने हो गए? 4। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत के कितने राज्यों की सीमा तटीय रेखा से समुद्र से सटता है? तो 9 राज्य, 5 4 9 राज्य। अब इसको रटेंगे क्या? बिल्कुल नहीं रटेंगे, इसे आप मैप में ध्यान रखेंगे कि सबसे ऊपर गुजरात, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कौन है दोस्तों? गोवा। तो 3 4 यही हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और एक है केरल।
इधर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसे आप जब तक 2-4 बार मानचित्र में नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किस किस राज्य से लगता है? नेपाल से सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन है दोस्तों? तो ये नेपाल से सीमा बनाने वाला राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इसके अलावा सिक्किम है। ये देख लीजिए, किससे बात किया गया दोस्तों? नेपाल से। सबको आप मानचित्र में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। ये अपना नेपाल है, ये आपका क्या है दोस्तों? नेपाल है। ये दूसरे कलर से मैं इसे लिख देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये आपका नेपाल है। नेपाल की सीमा उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और सिक्किम से और पश्चिम बंगाल से भी सटता है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये जो ऐसे करके चला है, ये पश्चिम बंगाल है। ये इतने राज्य से। फिर क्वेश्चन यहीं पर लिखा होगा, भूटान से कौन कौन सटेगा? तो सिक्किम सटेगा, पश्चिम बंगाल से सटेगा, असम सटेगा और अरुणाचल प्रदेश सटेगा। चीन से कौन कौन सटेगा? तो अरुणाचल प्रदेश सटेगा, सिक्किम सटेगा, है ना। फिर इधर उत्तराखंड सटेगा, हिमाचल प्रदेश सटेगा, लद्दाख सटेगा, यहाँ से सटता है। फिर अगर म्यांमार से बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश, नाग, मणि, मिजो, ये 4 को सटेगा। ठीक है। बांग्लादेश से बात करें, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल सटेगा, आपका मेघालय सटेगा, असम सटेगा, त्रिपुरा सटेगा, आपका मिजोरम सटेगा। पाकिस्तान से बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इतने राज्य से सीमा साझा करेगा। ये सब फैक्ट लिखा होगा, मैं अब आगे बस पढ़ते चलेंगे, मैप नहीं दिखाएंगे। बांग्लादेश से कौन कौन था? पश्चिम बंगाल था, असम था, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम था। ठीक है। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले 3 प्रमुख है, कौन कौन? राजस्थान, गुजरात और पंजाब। यही यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है। ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य भारत से जुड़े तथ्य कौन कौन है दोस्तों? क्या है तथ्य? कहता है कि नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अरुणाचल में क्या है? अरुण, नाग, मिनी, मिजो, तो ये इधर है। ये तो सट भी करेगा ना, नाग जब नहीं सटेगा ना तो मणिपुर सटेगा, मिजो सट जाता है, मिजोरम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में कौन है? म्यांमार है। पश्चिम में कौन है दोस्तों? भूटान है। उत्तर में चीन है। मैप को आप देखते चलिए तब आपको समझ में आएगा। सिक्किम की सीमा किससे साझा करता है? सिक्किम तो ऐसे करके है, ये बेचारा इधर कौन हो जाता है? आपका नेपाल, इधर कौन हो जाता है? भूटान, और ऊपर में चीन हो जाता है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, ये भी ध्यान रखें। त्रिपुरा कोई किस देश से घिरा हुआ 3 ओर से राज्य है दोस्तों? बांग्लादेश से। केवल उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, कौन? त्रिपुरा। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सा दर्रा कहाँ है। ठीक है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा लद्दाख में, आदिल दर्रा लद्दाख में, पीर पंजल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर में, शीत किला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अभी अगर दर्रा आपको नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो ले आऊंगा कि दर्रा कौन सा दर्रा कहाँ पर है। ठीक है। दर्रा को इंग्लिश में पास करते हैं, दर्रा का क्या क्या इंपोर्टेंस है इसके बारे में भी हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, फिर लिपू लेक, माना, नीति, ये सब, ये जो इतना है ये उत्तराखंड में, नाथुला और जिलेपला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल